Good afternoon, everyone. Am I audible? Okay. So we'll start with the new chapter PNC today, and जो doubts हैं regarding matrices, we'll discuss it in the class in the next class, which is on day after tomorrow, right? Okay. So let us start with PNC, permutation and combination. पहले ये किया नहीं है ना कभी चैप्टर, थोड़ा बहुत आइडिया what we are going to do in this. Okay. Okay. Combinations, permutations and combinations. Permutations and combinations. बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही वास्ट चैप्टर, बहुत ज्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं, तो एकदम ध्यान से सुनेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये चैप्टर, मतलब ऐसा भी हुआ है कि किसी साल में जेई में 5-6 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आ गए हैं। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि 1-2 ही क्वेश्चन आए हैं, बट वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जेई। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, एंड आई विल रिकमेंड कि भाई जब तक मेरी तरफ से थ्योरी खत्म नहीं हो जाती, डोंट रीड द थ्योरी और डोंट लिसन टू एनी यूट्यूब रिकॉर्डिंग और कोई भी, मतलब कहीं से भी नहीं सुनना, जस्ट स्टिक टू माय थ्योरी। ठीक है? रीजन क्या है इसका कि दो लोग जो पढ़ाते हैं इसको, जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ या किसी बुक से आप पढ़ोगे, तो उनका जो मेथड है डिलीवर करने का दैट इज डिफरेंट, एंड उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो एक ही जगह अपने नोट्स अच्छे से बनाना, जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, नहीं तो इट विल बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, नोट्स इसके अच्छे से बनाने हैं। इसमें मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं साथ साथ। ठीक है? शॉर्ट नोट्स साथ में बनाते जाओ, इसमें लिखने का काम कम होता है, सोचने का बोलने का ज्यादा होगा, तो आपको नोट्स बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये टॉपिक नहीं हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी को भी लेके डूबेगा, और प्रोबेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अगर ये चैप्टर नहीं आता तो प्रोबेबिलिटी भी गया, वो भी नहीं होगा, वो भी समझ नहीं आएगा, उसके क्वेश्चंस भी नहीं होंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनना, ये अकेला टॉपिक ऐसा है जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके 6-7 क्वेश्चंस, विच इज अ वेरी वेरी बिग परसेंटेज जेई में, इतने अनसर्टेन एग्जाम में बहुत बड़ा परसेंटेज है 6 to 7 क्वेश्चंस का, हो सकता है 6 to 7 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आ जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा ये टॉपिक? वो डिपेंड करता है आपकी क्यूरियोसिटी पे और आपके ग्रास्पिंग पावर पे। मतलब ये ऐसा टॉपिक है, मतलब आई कैन टीच फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months कंटिन्यूस। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है और आप इसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हो। तो आपको ये रिवाइज करते रहना पड़ेगा, जितना जल्दी इसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करोगे तो हमारा सिलेबस भी इसका जल्दी कवर होगा। जैसे ही लेक्चर खत्म हो, सेम डे में जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर तक भूल जाओगे क्या हुआ था। और एप्लीकेशन है इसमें, जैसे फिजिक्स में आपने देखा होगा कि 11th में जब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, तो
काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं, 1D 2D लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क एनर्जी एंड फिर सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन। तो आपने वहां पे देखा होगा कि होता क्या फिजिक्स में कि स्टार्टिंग में ही जो हम टॉपिक पढ़ते हैं एकदम स्टार्टिंग में वो आगे अप्लाई होता चला जाता है। जो जो हम टॉपिक पढ़ते जाते हैं वो एक्यूमुलेट होते हुए रोटेशनल मोशन तक पहुंचते हो, जब तक हम पहुंचते हैं तो ये उससे पहले वाले सारे टॉपिक्स अप्लाई हो जाते हैं रोटेशनल मोशन में। सेम इसमें भी है, जो आज हम पढ़ेंगे वो हर लेक्चर में अप्लाई होगा, वो हर आगे आने वाले इसके जो भी टॉपिक सब टॉपिक्स होंगे सब में अप्लाई होगा। तो हर एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटे से छोटा टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको आपने ये ध्यान से सुन लिया एक बारी में बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर ध्यान से नहीं सुना तो कितना भी हाथ पैर मार लेना बाद में ये टॉपिक आपको दुखी करेगा ही करेगा। तो अभी ध्यान से सुन लेना इसके लिए, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ बैग, पहले तो कि ये टॉपिक में है क्या, एक क्रक्स इसका, और हम इसको क्यों पढ़ने वाले हैं। जैसे लेट्स सपोज वी हैव अ बैग, एक बैग है अपने पास, एंड इसमें लेट्स सपोज वी हैव 2 रेड बॉल्स, वी हैव 2 रेड बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है। 2 रेड बॉल्स हैं डिफरेंट साइज का, एक को मैं R1 बोल देता हूँ, एक को R2, रेड वाली बॉल 1 एंड रेड वाली बॉल 2, एंड एक ब्लू बॉल है। लेट्स सपोज दैट बॉल बी कॉल्ड एज B. Now, if we have to select one ball out of these three, out total 3 balls है ना, तो अपने पास क्या क्या ऑप्शंस है। या तो मैं भाई R1 सेलेक्ट कर लूंगा, या तो हो सकता है मैं R2 सेलेक्ट कर लूं, या फिर ब्लू बॉल B सेलेक्ट कर लूं। तो मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, राइट। 3 ऑप्शंस है ना, कि R1 या R2 या B, इन तीनों में से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट नाउ इफ लेट्स सपोज वी हैव टू सेलेक्ट 2 balls, अगर मुझे 2 बॉल सेलेक्ट करनी है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मेरे पास ऑप्शंस हैं कि या तो मैं R1 और R2 सेलेक्ट कर लूं, या फिर मैं R1 और B सेलेक्ट कर लूं, या फिर मैं R2 और B सेलेक्ट कर लूं। तो इन टोटल हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव, 3 ऑप्शंस है मेरे पास, राइट। कि मैं दोनों रेड बॉल सेलेक्ट कर लूं, या फिर R1 और B सेलेक्ट कर लूं एंड R2 एंड B सेलेक्ट कर लूं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ सिलेक्शन हो रहा है मान। हाँ, एक और चीज, जिसने ये पहले पढ़ा हुआ है, जो भी आपको पहले से इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, एक बार थोड़े टाइम के लिए उसको भूल जाओ, कंफ्यूजन होगा फिर। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, सब कुछ कवर करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से सुनना। नहीं तो आपने जो भी थोड़ा बहुत इससे पहले पढ़ा हुआ है उसको और ये नॉलेज को ऐसे कंबाइन करने लगोगे, फिर वही कंफ्यूजन, वही सारा सिनेरियो रिपीट हो जाए, ठीक है। तो ये जो मैंने किया, अब ये जो मैंने किया कि वी हैव टू सेलेक्ट 1 बॉल, तो मैंने वहां पे दिखाया कि 3 ऑप्शंस हैं अपने पास, R1 R2 एंड B। कि क्या किया मैंने, सिलेक्शन किया है ना, सिलेक्शन किया है, राइट। सिलेक्शन किया R1 R2 B। तो यहाँ मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया, एक बॉल का सिलेक्शन 3 तरीके से हो सकता है। या फिर मैंने जब 2 बॉल्स को सिलेक्ट किया, दो बॉल्स को सेलेक्ट किया, तो मेरे पास आए 3 ऑप्शंस, R1 R2 R1 B एंड R2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 ऑप्शंस मेरे पास है, तो मैं या तो इस कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इस कॉम्बिनेशन को, या फिर इस कॉम्बिनेशन को। सो वी हैव 3 कॉम्बिनेशंस हियर, राइट। 3 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन दिस एंड दिस एज वेल। 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, राइट। गेट इट। और अगर मान लो मुझे बोला जाए कि वी हैव टू सेलेक्ट लेट्स सपोज 3 बॉल्स, तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ये कितने ऑप्शंस है अपने पास। तो एक ही ऑप्शन है, R1 R2 B, तीनों को सिलेक्ट कर लो, एक ही ऑप्शन है, या फिर एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और 1 कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, 1 ऑप्शन और कॉम्बिनेशन, ठीक है।
एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहाँ वी हैड 3 ऑप्शंस और 3 कॉम्बिनेशन आई विल से। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक और एग्जांपल। लेट्स सपोज देयर आर 3 चेयर्स इन अ रो। एक रो में 3 चेयर्स लगी हुई हैं एंड देयर आर 3 पर्सन्स and there are 3 persons, right? 3 persons, 3 people, A, B, C. अब ये 3 चेयर्स है हमारे पास, ये 3 चेयर्स हम अपने को दिख रही हैं, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3। एंड अब क्या बोला कि भाई इन 3 पर्सन्स को बोला गया है कि आप बैठ जाओ ये चेयर्स पे। तो कितने वेज में दे विल सिट? हाउ मेनी वेज विल दे सिट? तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट चेयर पे ए बैठ जाए, सेकंड पे बी एंड थर्ड पे सी, या फिर फर्स्ट पे ए, सेकंड पे सी, थर्ड पे बी, या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे बी बैठ जाए, सेकंड पे ए, थर्ड पे सी, फर्स्ट पे बी, सेकंड पे सी, थर्ड पे ए, या फिर फर्स्ट पे सी, सेकंड पे ए, थर्ड पे बी एंड फर्स्ट पे सी, सेकंड पे बी, थर्ड पे ए। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? और कोई वे है क्या इनको बैठाने का? नहीं। तो यहाँ पे कितने वेज आए अपने पास? हाउ मेनी वेज आर देयर? 6 वेज। गेटिंग 6 वेज। तो ये दो एग्जांपल्स अगर हम ध्यान से देखें, बहुत ही छोटे से एग्जांपल है अपने पास। पहले एग्जांपल में सिर्फ 3 ही बॉल्स थी और मुझे 2 बॉल सेलेक्ट करनी थी। तो मैंने 3 सारे केसेस काउंट कर लिए, राइट? 3 केस बने ना, R1 R2 R1B एंड R2B। 3 केसेस थे, वो मैंने काउंट कर लिए। ऐसे ही 3 चेयर्स इन अ रो, 3 पर्सन्स दे हैव टू सिट। सो देयर वर टोटल 6 केसेस एंड मैंने वो काउंट कर लिए। बट अगर यही नंबर अब बहुत बड़ा हो जाता कि लेट्स सपोज बैग में 100 types of balls and we have to select 42 out of them, तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते? बहुत सारे। कितने केसेस बनते? बहुत सारे केसेस बनते। क्या मैं एक एक करके काउंट करता? एक एक करके काउंट करने लगूंगा, अब पूरा पेपर निकल जाएगा, एक क्वेश्चन यही नहीं होगा। एंड लेट्स सपोज देयर आर इसमें 100 चेयर्स एंड 100 पर्सन। मैं सारे पॉसिबिलिटीज, सारे ऑप्शंस अगर मैं लिखने बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं होगा पूरा। तो हम क्या करेंगे? एक एक के काउंट करेंगे क्या? नहीं, एक एक काउंट नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? यही चीज इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ये दो वर्ड को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है और ये क्या चीज है। अगर मैं कॉम्बिनेशन को डिफाइन करूं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, तो मैं कॉम्बिनेशन को बोलूंगा, कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन। एंड अगर परमुटेशन को मैं डिफाइन करूं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, तो मैं परमुटेशन को बोलूंगा इट इज सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे देखो हुआ क्या। अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, दिस इज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल, एंड अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, दिस इज परमुटेशन का एग्जाम्पल। ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल क्यों है? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। यहाँ पे क्या बोला कि भाई एक बॉल सेलेक्ट करनी है या फिर 2 बॉल सेलेक्ट करनी है ना? बस 2 बॉल को सेलेक्ट कर लिया, फिर अपने को कोई मतलब नहीं यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ है कि हमने पहले जो 3 चेयर्स हैं, उन 3 चेयर्स के लिए तीनों पर्सन को सेलेक्ट किया। हाँ भाई एबीसी तुम तीनों बैठोगे यहाँ पे, एंड फिर उनकी अरेंजमेंट भी की कि कौन पहले बैठने वाला है एंड कौन बाद में बैठने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है क्या? कि पहला जो एग्जांपल है वो सिर्फ सिलेक्शन है कि R1 और R2 दो बॉल सेलेक्ट हो गई। अब मैं अगर यहाँ पे बोलता कि भाई R1 R2 एंड R2 R1 ये दोनों को अलग अलग केस कंसीडर करता, तो ये परमुटेशन हो जाता।
बट हमें क्या बोला है, बस सेलेक्ट करके रख देना। गेटिंग? और यहाँ पे क्या किया कि तीनों पर्सन को सिलेक्ट किया एंड उनको अरेंज भी कर दिया, भाई कौन पहले बैठने वाला है, कौन बाद में बैठने वाला है। तो ये क्या हो गया, परमुटेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन भी हो रहा है, तीनों पर्सन को सिलेक्ट किया हमने एंड देन उनको अरेंज भी किया। अरेंज करने का मतलब है कि कौन पहले कौन बाद में। लेकिन पहले एग्जांपल में सिर्फ सिलेक्शन हुआ। अब R1 पहले सेलेक्ट हुआ या R2 पहले सेलेक्ट हुआ वो मैटर नहीं करता, राइट? R1 पहले सेलेक्ट हुआ या R2 पहले सेलेक्ट हुआ वो मैटर नहीं करता, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाए तो उसको परमुटेशन बोलते हैं, कि A पहले या B पहले या C पहले। R1 R2 में R1 पहले या R2 पहले ये इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ मैंने बस सेलेक्ट करके रख दिया कि भाई ये दो बॉल्स है, ये लो दो बॉल्स, ये रही R1 और R2। अगर मैं एक एक करके देता, लो पहली बॉल R1, दूसरी बॉल R2, या फिर पहली बॉल R2, दूसरी बॉल R1, अगर ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता तो वो कॉम्बिनेशन नहीं, वो भी परमुटेशन हो जाता। ठीक है, क्लियर है क्या? यस। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। इसमें जब मैं बोल रहा हूँ तब मत लिखना, ट्राई करना एकदम ध्यान से सुनने का, बाद में लिखने का इसको। इसको लिख लो एक बार जल्दी से। डन? ओके, अच्छा कर लो कर लो। ओके, चलो आगे चलते हैं। Let's suppose there are 3 students in a class and a prize has to be given for physics and maths. For physics and maths.
Find the number of ways to give the prize if only one prize is given. ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का. सेकंड, one prize each in physics and maths is given. ये सेकंड पार्ट. करो एक बार ट्राई, दोनों का आंसर बताओ. No, not correct, ईशान. लास्ट पेज. हाँ सुजल. संयम नॉट करेक्ट. ठीक है. फर्स्ट का आंसर हर्षद हर्ष करेक्ट. ईशान फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. नो सर्वेश. प्रशांत करेक्ट. देखो ये चैप्टर में ना अपने को क्या करना है, एल्गोरिदम बनाना है. ठीक है. जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो अपने को एक एल्गोरिदम बनाना है. एल्गोरिदम से मेरा क्या मतलब है, एक बार ध्यान से सुनो. अगर आपने एल्गोरिदम बना लिया तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा. तो जैसे कोई क्वेश्चन, अब जैसे लेट्स सपोज आपको अपने घर से इंस्टीट्यूट पे जाना है. ठीक है. यू हैव, आप अपने घर पे हो अभी एंड यू नीड टू रीच पेस, जो भी आपका सेंटर है. तो आप क्या सोचोगे कि मैं घर से निकलूंगा तो आई विल ओपन द डोर फर्स्ट ऑफ ऑल. देन आई हैव, एकदम घर से निकलते ही आई हैव थ्री वेज, ईदर स्ट्रेट और राइट और लेफ्ट. लेट्स सपोज मैं राइट गया, देन आई विल हैव टू टेक द फर्स्ट लेफ्ट. एंड अगर फर्स्ट लेफ्ट ले लिया देन आई विल हैव to move straight and then take right. And if right ले लिया then I will have three options and so on and so forth. And अगर मैं घर से निकलते ही straight लिया तो I will have to take right and then take second left. तो एक एल्गोरिदम जो हम बना रहे हैं, ये ऐसा ही एक एल्गोरिदम हमें हर एक क्वेश्चन में बनाना होगा. ठीक है. अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो देयर आर थ्री स्टूडेंट्स. लेट्स सपोज द स्टूडेंट्स आर ए बी सी. ठीक है. एंड प्राइस हैज टू बी गिवन फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स. तो किसी सब्जेक्ट को लेकर के हमें प्राइस देना है ना. तो क्या क्या ऑप्शंस है, एक प्राइस देना है. तो एक ऑप्शन है कि भाई फिजिक्स में प्राइस दिया जाए. बट फिजिक्स में अगर प्राइस दे रहे हैं तो किसको दें, ए को दे. ए को फिजिक्स का प्राइस दें, या बी को फिजिक्स में प्राइस दें, या सी को फिजिक्स में दें. या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैथ्स के लिए हम प्राइस दें किसी को. ए को मैथ्स के लिए प्राइस दें, बी को मैथ्स के लिए प्राइस दें, या सी को मैथ्स के लिए प्राइस दें. टोटल कितने वेज है, वी हैव 6 वेज. राइट. सही है क्या. सेकंड, जो वन प्राइज ईच इन फिजिक्स एंड मैथ्स. तो देखो अपने पास जो ऑप्शंस हैं कि फिजिक्स और मैथ्स में दोनों में एक एक प्राइज देना. तो क्या क्या ऑप्शंस हैं कि भाई फिजिक्स में ए को प्राइज दे दिया एंड मैथ्स में भी ए को. फिजिक्स में ए को, मैथ्स में बी को. फिजिक्स में ए को, मैथ्स में सी को. और
फिजिक्स में हो सकता है बी को दे दे, मैथ्स में ए को, फिजिक्स में बी को, मैथ्स में भी बी को, फिजिक्स में बी को एंड मैथ्स में भी सी को, मैथ्स में सी को, फिर फिजिक्स में ए सी को, मैथ्स में ए, फिजिक्स में सी, मैथ्स में बी एंड फिजिक्स में सी, मैथ्स में भी सी। और कोई केस बनेगा क्या? और कोई केस दिख रहा? नहीं। तो हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल? 9 वेज। गेटिंग? तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है, हर एक पॉसिबिलिटी लेकर के चलेंगे, हम सारी पॉसिबिलिटीज काउंट करके बता देंगे ये आंसर। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट इसी क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। ये बहुत ही अच्छा टूल है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ध्यान से देखना, ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम में क्या है कि हम यहाँ पे एक ट्री बनाएंगे, ट्री के ब्रांचेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट ब्रांच है वो रिप्रेजेंट करेगी कि फिजिक्स में किसको प्राइज दिया गया। मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग ट्री डायग्राम। तो फिजिक्स में प्राइज दिया दे सकते हैं ए को, बी को या सी को। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने हमारे ट्री की 3 ब्रांचेस बना ली। अब अगर ए को प्राइज दिया गया तो जो सेकंड ब्रांच है दैट विल रिप्रेजेंट मैथ्स में किसको प्राइज दिया गया। तो अगर अब इस ब्रांच के करस्पॉन्डिंग फर्दर 3 ब्रांचेस बनेंगी, राइट, कि मैथ्स में ए को, मैथ्स में बी को, मैथ्स में सी को। ऐसे ही फर्दर जो हमारी सेकंड ब्रांच है इधर, ये जो फर्स्ट ब्रांच का ही सेकंड पार्ट, ये बी, इसमें इसके करस्पॉन्डिंग 3 ब्रांचेस के मैथ्स में ए, बी या सी। एंड ऐसे ही जो हमारी ये थर्ड ब्रांच थी इधर सी, सी के करस्पॉन्डिंग है ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट, फिजिक्स में भी प्राइज मिल गया, मैथ्स में भी मिल गया। तो फाइनली जो टोटल अब हमारी सब ब्रांचेस बनी एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, कितनी बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? यही 9। फाइनल जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस जो है लास्ट उसमें, दैट विल बी द आंसर। तो ट्री डायग्राम भी बहुत ही अच्छा टूल है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल एग्जांपल में हमने अभी यूज किया है इसको, बाकी आगे जाकर के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में भी इसको यूज करेंगे, देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इसका पावर कितना। डन। तो ये जो अभी तक हम कर रहे हैं, एक एक चीज काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किया ये दोनों एग्जांपल्स में, या फिर इसके दोनों क्वेश्चंस में जो हमने किया, तो हम एक एक चीज काउंट कर रहे हैं, राइट। ये जो एक एक चीज हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एफपीओसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।
basically will count each and every case and tell the answer एक एक केस काउंट करके हम आंसर निकाल लेंगे। एक तरीका सब इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन करने का एक तरीका तो ये रहेगा ही। अगर कुछ नहीं होता तो फिर एफपीओसी लगाएंगे, एक एक केस काउंट कर लेंगे, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये फीजिबल नहीं होगा, बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, देन राइट एडिशन प्रिंसिपल। एंड इसके ब्रैकेट में और लिख लो, और ये मैं बताता हूँ और क्यों लिखा है हमने। इफ एन इवेंट एडिशन प्रिंसिपल क्या है? इफ एन इवेंट कैन अकर in m different ways and another event can occur in n different ways, then exactly one of the event can occur in m plus n ways. Exactly one of the event can occur in m plus n ways. ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, वो भी लिख लेते हैं एंड देन दोनों को साथ में समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इसमें ब्रैकेट में लिखना एंड इफ एन इवेंट कैन अकर in m different ways and another event can occur in n different ways, then the total number of ways of simultaneous occurrence of both the events in the definite order is m into n या फिर ये हटा दो, both the events definite order अभी के लिए हटा दो, we will study it in more detail later on, is m into n। ठीक है, simultaneous occurrence of both the events m into n। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया, अब हम लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया ये वाला फिजिक्स मैथ्स वाला, इसमें हमने एफपीओसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाया। पहले का आंसर वाज 6 एंड सेकंड का आंसर वाज 9, तो वो हमने एक एक केस काउंट किया एंड आंसर बताया, एफपीओसी लगाया। अब उसमें एडिशन प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल निकाल करके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सी लेट्स सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेज इन विच द प्राइस कैन बी गिवन इन फिजिक्स कितना है? 3 है ना, ए को या बी को या सी को, राइट? यस और नो? मैथ्स में कितने वेज में हम प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? वही सेम 3। ये तो खैर जनरल है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? फर्स्ट पार्ट में देखते हैं।
द नंबर ऑफ वेज टू गिव द प्राइज इफ ओनली वन प्राइज इज गिवन। मतलब अब प्राइज एक ही देना है, अब वो प्राइज चाहे फिजिक्स में दो या फिर मैथ्स में दो। रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। अब वो प्राइज या तो फिजिक्स में दो या फिर मैथ्स में दो। इसी को मैं इंग्लिश में बोलूं तो either we give the prize in physics or in maths or in maths. So answer will be 3 plus 3, addition principle 6. सेकंड क्या, सेकंड में क्या बोल रहा है, फिजिक्स में भी प्राइज देना है एंड मैथ्स में भी, एंड मैथ्स में भी प्राइज देना है। आंसर विल बी 3 into 3 9। गेटिंग? तो जब भी और वाला सेंस आएगा तो सीधा सीधा ऐसे याद रखो, जब भी और वाला सेंस आएगा अपने को ऐड करना है, एंड वाला सेंस आएगा अपने को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, हिंदी में इसको मैं बोलूंगा तो भाई यूजुअली जितना इजी लैंग्वेज में आप इसको बोलो ना, जब भी आप क्वेश्चन करो तो इसको बोल के देखना, इंटरप्रिटेशन अपना नॉर्मल जो कॉमन आपका मदर टंग है उसमें, वो बहुत ही इजी रहेगा फिर आपको। कि जैसे प्राइज मेरे को फिजिक्स में देना है या फिर मैथ्स में देना है, या फिर मतलब ये और वाला सेंस है तो आई विल जस्ट ऐड 3 plus 3 6। प्राइज या तो फिजिक्स में देना है, नहीं प्राइज फिजिक्स में देना है एंड मैथ्स में भी देना है, साइमल्टेनियस अकरेंस हो रहा है दोनों का, एंड वाला सेंस है तो m into n, 3 into 3 9। क्लियर है क्या? एकदम लेमन लैंग्वेज में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एकदम बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे ही नहीं, वो कंफ्यूज करती है, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज इस चैप्टर में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, क्लियर है? लिख लिया? ठीक है, थोड़ा और सोचते हैं एल्गोरिदम के बारे में, कि हम एल्गोरिदम, जो मैं एल्गोरिदम एल्गोरिदम बोल रहा था बार बार, तो उसका क्या मतलब है। ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, एक एग्जांपल है, ऐसे एक केस है, उसको थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, सो दैट आगे क्वेश्चंस में हमें इजी हो। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन who is in Delhi right now, who is in Delhi right now, ठीक है, who is in Delhi right now, and let's suppose from Delhi to Mumbai, from Delhi to Mumbai there are 3 roads, 3 रोड्स हैं जो दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करती हैं। लेट्स सपोज रोड ए, रोड बी एंड रोड सी। ठीक है, 2 वे है, मतलब इन तीनों रोड्स पे दिल्ली से मुंबई जाना है तो जा सकते हैं, मुंबई से दिल्ली आना है तो भी इन्हीं रोड पे वापस आ सकते हैं। एंड लेट्स सपोज दिल्ली से कोलकाता में, दिल्ली से कोलकाता के बीच में देयर आर 2 रोड्स कनेक्टिंग दिल्ली एंड कोलकाता डायरेक्ट, डी एंड ई। ठीक है, एंड लेट्स सपोज मुंबई एंड कोलकाता के बीच में देयर आर 2 roads again, road F and road G। ठीक है, पाथ ए, पाथ F and path G। Now he wants to reach Kolkata, who is in Delhi and wants to reach Kolkata, he wants to reach Kolkata। तो क्या क्या केसेस बनेंगे, या फिर इसको थोड़ा और हम सोचें, वेट, ही wants to reach कोलकाता नहीं, और हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं सो दैट और ज्यादा केसेस हम काउंट कर सकें और थोड़ा इसको स्टडी कर सकें।
wants to reach Kolkata ना, so ठीक है, चलो wants to reach Kolkata यही है। तो फाइनल आंसर देखते हैं, कितने केसेस होंगे उसके पास, कितने ऑप्शंस होंगे। हाउ मेनी ऑप्शंस ही विल हैव। हाँ करेक्ट, 8, एकदम सही, जिसका आंसर 8 आया, बहुत ही सही। तो पहले तो हम एक बार काउंटिंग कर लेते हैं कि दिल्ली से कोलकाता उसको जाना है, तो वो ना अभी दिल्ली पे एल्गोरिदम बनाते हैं। तो अगर अभी वो दिल्ली पे है तो वो कोलकाता जाएगा, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो कोलकाता चला जाए या फिर वो पहले मुंबई जाए एंड देन कोलकाता जाए, है ना, घूमता हुआ जाएगा, भाई मैं पहले मुंबई जाता हूँ फिर देखेंगे कोलकाता जाएंगे फिर। बट दिल्ली से कोलकाता के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू ही हैव? दो ऑप्शंस है उसके पास कि भाई या तो रोड डी या फिर रोड ई। दिल्ली से मुंबई के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू ही हैव? 3। एंड मुंबई से कोलकाता के लिए 2। तो इस सिनेरियो में कितने ऑप्शंस हैं? 2। एंड इस सिनेरियो में कितने ऑप्शंस हैं? 3 into 2, 5 sir. not 5, 6। Yes 3 sir. into 2 because he will go to Mumbai and then to Kolkata, and वाला सेंस है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। एंड जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे दैट विल बी दिस 2 plus 6। प्लस क्यों? because either he will follow this path or this path, तो प्लस, ठीक है, गेटिंग? Yes sir. जल्दी से लिख लो इसको। डन। Sir, 1 minute. हो गया? Yes sir. ओके, क्वेश्चन लिखो एक।
Let's suppose this is a cinema hall, a movie theater, जिसमें यहाँ पे स्क्रीन लगी है, ठीक है, and there are 5 gates, gate 1, G1, G2, G3, G4 and G5, 5 gates हैं इसमें. Find the number, इसका first part है, find the number of ways in which a person can enter and exit from the hall Ishan, correct. Sanyam, correct. No, Abhishek, Aman, correct. Harshad, correct. Sarvesh, correct. Shravya, Hariom, correct. Good. देखो यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं. कौन कौन से इवेंट्स हैं? एक उसको एंटर करना है एंड दूसरा इवेंट है कि उसको एग्जिट करना. तो एंटर करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं उसके पास? 5 ऑप्शंस हैं. या तो गेट 1, 2, 3, 4, 5. एंड एग्जिट के लिए भी एक बार वो एंटर कर गया तो उसको 5 गेट्स वापस से दिखाई देंगे. उसकी मर्जी है ना वो कहाँ से एग्जिट करे, या तो गेट 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से. एंड ही हैव टू एंटर एंड देन एग्जिट. क्या करूं? मल्टीप्लाई. तो 25, राइट? ऐसा तो नहीं ना कि या तो एंटर कर जाए या फिर एग्जिट कर जाए. इधर एंटर और एग्जिट. अगर ऐसा कुछ होता तब तो ऐड करता. ओके. सेकंड पार्ट यही है, क्वेश्चन सेम ही है, बस एक कंडीशन लगा रहा हूं. इफ एंट्री एंड एग्जिट सेम क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द हॉल. बस एक कंडीशन है, इफ एंट्री एंड एग्जिट इज डिफरेंट. सर्वेश करेक्ट. संयम करेक्ट. ईशान करेक्ट. हर्षद करेक्ट. ठीक है, सबका सही है. रेवती करेक्ट. हर्ष करेक्ट. अभिषेक चेक इट अगेन. दीपक अनुष्का करेक्ट. गुड. देखो अब एंट्री के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं. भाई एंट्री किसी से भी कर सकता है ना. जीवन जी टू जी, वो आएगा देखेगा अरे ये मूवी थिएटर है, उसको 5 गेट्स दिखाई देंगे, उसके पास 5 ऑप्शंस होंगे, किसी से भी एंटर करे, उसकी मर्जी. बट जैसे ही वो एग्जिट करने लगेगा, अब वो सोचेगा कि यार मेरे को ना उस गेट से एग्जिट नहीं करना जिससे मैं एंटर किया था. तो कितने गेट से एंटर किया होगा? एक ही गेट से एंटर किया होगा. बाकी 4 तो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे ना. जिससे एंटर किया था वो अवेलेबल नहीं है, वो वाला गेट उसके लिए. तो बाकी 4 तो अवेलेबल है. तो 4 एंट्री एंड एग्जिट, तो मल्टीप्लाई 20, राइट? क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें? ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है ना. मैट्रिसेस डिटरमिनेंट थोड़ा सा हो जाता है एक टाइम के बाद बोरिंग सा होकर. क्यों? थ्योरी है, वही चीज करते जाओ. ये इंटरेस्टिंग, इसमें सोचना पड़ेगा. हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेंगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वही सेम क्वेश्चन, बस एक कंडीशन लगा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ. पहले ये कंडीशन थी सेकंड में, इसमें कंडीशन है इफ and G3 are not allowed for exit. G1 and G3 are not allowed for exit. Ishan, correct. No, Harshad, check it again. हाँ, हर्षल करेक्ट. हाँ, रेवती. ठीक है. हर्षद, गुजरन, श्रव्या. ठीक है, 15 is the correct answer.
अब जैसे ही वो एंटर करने के लिए जाएगा तो उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? एंट्री के लिए कोई कंडीशन है क्या? नहीं। उसके पास एंट्री के लिए ऑप्शंस 5। बट जब वो एग्जिट करेगा तो वो देखेगा भाई G1 G3 से एग्जिट अलाउड नहीं है। तो कितने ऑप्शंस अब होंगे उसके पास? G2 G4 G5 कितने? 3 एंट्री एंड एग्जिट, तो टोटल आंसर 15। अच्छा, ये आपको समझ आ रहा है इसके पीछे लॉजिक की? यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में ये एक्चुअली मल्टीप्लाई करते क्यों है? इसको ट्री डायग्राम से सोचो एक बार कि जैसे ही वो एंट्री वाला जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितनी ब्रांचेस होंगी? 5 ब्रांचेस होंगी। G1 G2 G3 G4 G5। एक बार मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग, मैं इस केस को ले रहा हूं अभी, हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे। क्या? G2 G4 एंड G5। ऐसे इसके लिए G2 G4 G5, ऐसे इसके लिए G2 G4 G5, G2 G4 G5, G2 G4 G5। तो ये 3 ऑप्शंस हैं हर एक ब्रांच। पहली ब्रांच कितनी थी? 5। तो 5 टोटल कितना हो जाएगा? 5 into 3। गेटिंग? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक समझ आ रहा है ना? रटना नहीं है कुछ भी, सब कुछ समझना है यहाँ पे। सब लिख लेना, सारे एक्सप्लेनेशन सब जो जो बता रहा हूँ लिखते जाना। शॉर्ट नोट्स एकदम बहुत ही अच्छे होने चाहिए और कोई मटेरियल रेफर नहीं करना है अपने को। काफी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा बट लिखूंगा नहीं। अब जैसे इसका आंसर बस इतना सा है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आएंगे, मैं लिखूंगा बस इतना सा बट वो बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वो लॉजिक अपने को लिखते जाना। ठीक है? हाँ, ये एग्जिट होगा, सॉरी ये एग्जिट होगा, नॉट एंट्री। ओके, इसी का ही 4th पार्ट लिखो। इफ ही कांट exit from G1 and G3, जो कि लास्ट पार्ट में भी था, and also he can't exit from the gate through which he entered. 10 is not the correct answer। सबने वही दिया, एक बार सोचो थोड़ा सा। नो, 13 भी नहीं। हर्षल ये सही है। नो, श्रव्या नॉट करेक्ट। हाँ, बादल संयम करेक्ट, गुड। हर्ष सर्वेश करेक्ट, गुड। 12 इज द करेक्ट आंसर। सही है, एकदम सही, गुड। ठीक है, सर्वेश सही है। देखो यहाँ पे ये G1 G3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। देखो अब यहाँ पे केसेस बनेंगे। क्या केसेस बनेंगे? कि अगर मान लो एंट्री
वो G1 और G3 से कर रहा है, और अगर एंट्री G2 G4 G5 से कर रहा है, अगर वो एंट्री G2 G4 G5 से कर रहा है, इन तीनों ही ऑप्शंस में, इन तीनों ही केसेस में कितने ऑप्शंस होंगे उसके पास? 2 ऑप्शंस होंगे फॉर दीज 3। क्यों? क्योंकि वो अब ना तो G1 से जा पाएगा, G3 से भी नहीं जा पाएगा, एंड लेट्स सपोज G2 से एंटर किया तो G2 से भी नहीं जा पाएगा, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे। ऐसा ही G4 के बारे में भी उसके पास 2 ही ऑप्शंस होंगे, G1 G3 G4 हट जाएगा। ऐसा ही G5 में ऐसे ही G5 के केस में भी उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे। क्यों? क्योंकि G1 G3 G5 हट जाएगा। बट जब G1 और G3 से एंटर करेगा, लेट्स सपोज G1 से वो एंटर करता है, लेट्स सपोज वो G1 से एंटर करता है, तो उसके पास G1 G3 नहीं है, एंड साथ ही अब G1 G3 नहीं है, और साथ में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द गेट थ्रू विच ही एंटर्ड, तो वो जो गेट है वो तो G1 ही है। ऐसा ही G3 में भी। तो इस केस में उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे? ही विल हैव 3 ऑप्शंस नाउ, G2 G4 G5। तो टोटल आंसर क्या आएगा? तो ये भाई 2 एंड यहाँ पे 3 ऑप्शंस। तो आंसर विल बी 2 into 3 प्लस इन 3 केसेस में 3 into 2, तो 6 plus 6 12। गेटिंग? दिस एंड दिस होगा मल्टीप्लाई, दिस एंड दिस होगा इसलिए मल्टीप्लाई, दिस और दिस होगा इसलिए ऐड, राइट? हाँ, ट्री डायग्राम का इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी अभी पता चल रहा है, देखो। ठीक है। Sir, can you explain it again? देखो यहाँ मैं 2, अब अगर जैसे ऐसा समझो, मैं एक एक यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे G1 G3 G2 G4 G5, ये एंट्री वाले गेट्स हैं, ठीक है, एंट्री वाले गेट्स। G1 के केस में हाँ, अगर वो G1 से एंटर करता है तो एग्जिट के लिए उसके पास कितने ऑप्शंस होंगे, बोलो? हाउ मेनी ऑप्शंस विल ही हैव? 3 ना। कौन कौन सा? G2 G4 G5। G3 में Sir, अब भी वो, G3 क्यों नहीं होगा? सॉरी, G3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें तो लिखा है ही कांट एग्जिट, G1 और G3 से तो एग्जिट करना ही नहीं है, साथ में उस गेट से भी एग्जिट नहीं करना जिससे वो एंटर किया था। ओके सर। ऐसे G3 के केस में भी 3 ऑप्शन, G2 G4 G5। G2 के केस में कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। कौन कौन से? G4 और G5 बस। क्यों? ओके सर। क्योंकि G1 G3 से तो जाएगा ही नहीं, एंड साथ ही में G2 से भी एग्जिट नहीं करेगा। इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो टोटल 3 + 3 + 2 + 2 + 2, तो 12। अब या तो ऐसे कर लेते हैं, ओके सर। या फिर मैंने क्या बोला कि भाई ये दोनों केसेस के लिए 3 था तो 2 into 3 कर दिया, एंड ये तीनों केसेस के लिए 2 था तो 3 into 2 कर दिया, तो 6 वो 12। ओके सर।
Done. Okay. Next question. There are 6 roads between. There are 6 roads between A and B. Between A and B. 4 roads between B and C. And 3 roads between A and C. First part है, in how many ways can one drive from A to C via B? Correct. 24 is the correct answer. Good. देखो A से A to C via B, तो पहले इसका मतलब क्या कह रहा है वो, he'll go to B and then C. तो A से B जाने के लिए how many options he have? 6. B से C के लिए how many options he have? 4. And he'll have to go from A to B and then from B to C. So we'll multiply this. So the answer will be 24. Right? Second part. In how many ways can one drive from A to C? So we have to message on the host, right? Host account, right? 27 is the correct answer. Good. A से C अगर जाने का है उसको, तो उसके पास 2 ऑप्शंस हैं कि या तो वो A से C डायरेक्ट जाए, या फिर मतलब और बोले तो प्लस ना, A से B एंड देन B से C. तो A से C के लिए how many options do he have? 3. And A से B से C 6 into 4, तो 27. So 27. A to C डायरेक्ट नहीं बोला ना हर्षल, तो सारे केसेस लेकर चलेंगे हम. अगर बोलता स्पेसिफाई करता कि डायरेक्टली फ्रॉम A to C, तब आंसर आता 3. वाया भी 27 ही लिखा है ऊपर. जब वो लाबाद का बोला क्या 3? हाँ यस सर. जब कुछ स्पेसिफाई नहीं करेगा तो सारे पॉसिबल केसेस लेके चलना अपने, ठीक है? यस. हो गया. नेक्स्ट पार्ट, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट. इन हाउ मेनी वेज कैन वन ड्राइव फ्रॉम A to C and then back to A but without using
but without using the same road while coming back. नहीं, हर्षल सही नहीं आंसर. No, Ishant, Sudeep, not correct. No, Sarvesh, Ansh, not correct. No, Ishant, not correct. हाँ, हरिओम, ये चेक, ये देखना है क्या? हरिओम, प्लीज नोट इट पास. No, Harshal, not correct. Sarvesh, not correct. No, 44 is not the correct answer. 26 भी नहीं, 676 भी नहीं. नहीं, अभी तक किसी का सही नहीं है. नो हर्ष, नो अभिषेक. 59 भी नहीं, 17, 24 नहीं. हाँ ईशान, ये सही आंसर. गुड. 510. गुड, बहुत बढ़िया. देखो ध्यान से, केसेस बनेंगे यहाँ पे. ट्री डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. अभी पर्सन ए पे है एंड ही वांट्स टू रीच सी एंड देन कम बैक टू ए. तो उसके पास, जब वो ए पर होगा तो उसके पास दो ऑप्शंस होंगे. वो सोचेगा या तो मैं सी पे डायरेक्ट जाऊं, एंड एक बार वो सी पे डायरेक्ट चला गया तो उसके पास दो ऑप्शंस होंगे. वो सोचेगा मैं ए पर डायरेक्ट वापस आ जाऊं या फिर पहले बी पर जाऊं एंड देन ए पर पहुंच जाऊं. या ठीक है, ए पर पहुंच गया, ये ब्रांच का काम खत्म, अब दूसरी ब्रांच पे आते हैं. जब वो ए पे था तो वो सोचेगा मैं बी पर जाता हूँ. अब बी पर जाने के बाद वो सी पर ही जाएगा. अब सी पर जाने के बाद वो सोचेगा कि या तो मैं डायरेक्ट ए पर चला जाऊं या फिर पहले बी पर एंड देन ए. तो यहाँ पे सारे देखो हम केसेस लिख लिए. ठीक है, तो अब एक एक करके काउंट करते हैं सबको. तो ये फर्स्ट केस, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. ठीक है, तो सर फर्स्ट केस तो वैलिड नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो सेम रोड ही यूज कर रहा है ना. सेम रोड बोला, पाथ नहीं बोला. नहीं, रोड कितनी है एक्चुअली में? 6 रोड्स है ना ए और बी के बीच में. बी और सी के बीच में 4 रोड्स हैं भाई. ए से सी के बीच में 6 रोड्स हैं टोटल. हाँ ओके यस. एंड ए से बी में 6 है, सॉरी, ए से बी में. एंड ए से सी में हाउ मेनी रोड्स आर देयर? 4 एंड बी से सी में 3. सॉरी, बी से सी में 4 एंड ए से सी में 3. ये ऐसा, ये है ना, इसी 3. हाँ ठीक है. तो अब फर्स्ट केस है
वो ए से सी गया एंड देन वापस ए पर, तो इस केस में कितने वेज होंगे? ए से सी पर जाने के लिए उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे, बट जब वो सी से ए पर वापस आ रहा होगा, अब उसके पास 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे, क्योंकि जिस रोड से गया था वो रोड पे वापस नहीं चलना उसको, राइट? गेटिंग? Yes, sir. दूसरा, ए से सी गया एंड देन सी से बी गया एंड देन वापस आ गया ए पर। जब वो ए से सी गया तो उसके पास कितने ऑप्शंस थे? 3 रोड्स थे, 3 ऑप्शंस थे। देन सी से बी गया तो उसके पास कितने ऑप्शन? वही 4 है ना सी और बी के बीच में। एंड देन बी से ए, तो टोटल 6। कोई भी ऐसा रोड रिपीटेड तो है ही नहीं ना, क्योंकि ए से सी से बी एंड बी से ए, सो दिस विल बी 72, राइट? देन दूसरा, थर्ड, he goes from A to B, then to C and then to A. तो A से B जाने के लिए he'll have 6 options. B से C के लिए he will have how many options? B से C के लिए he'll have 4 options. C से A के लिए he'll have 3 options. So 72. And then fourth, that he goes from A to B, then to C, then to B and then to A. So A से B के लिए he will have 6 options. B से C के लिए he'll have 4 options. Now C से B के लिए he'll have C से B के लिए 5 options, because B से C में 3 options. B से C में एक रोड उसने यूज कर लिया, तो C से B में वही रोड वो यूज नहीं करेगा. एंड B से A के लिए he will have 5 options. So this will be 360. 6 3 18. Yes, sir. 360. So total will be 6 plus 72 plus 72 plus 360. That is 510. That will be the answer. Getting? तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या समझ आया? एक तो एल्गोरिदम बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखो ट्री डायग्राम ने बहुत हेल्प किया यहाँ पे. डन? Yes, sir. Write down the next question. There are 10 bulbs in a room. There are 10 bulbs in a room. In how many ways? In how many ways? In how many ways can the room be lit up? ये क्वेश्चन करो. I'll just come back in few seconds. I will just bring my water. ये करो जल्दी से.
So only Prashast have got the correct answer till now. Harshal correct. Harshal and Prashast have got the correct answer till now. Good. No, Ishan. No, Sayan. अच्छा चलो ये क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन अपने आप ही समझ आ जाएगा अपने को। एक छोटा सा सिनेरियो हम एनालाइज करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। जैसे लेट्स सपोज वी हैव वन कॉइन, सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? 2, head or tail. If there are 2 coins, how many possible outcomes are there? 4. कौन कौन से? Head head, head tail, tail head और tail tail. And if let's suppose there are 3 coins, how many possible outcomes are there? 8. कौन कौन से? HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH and TTT. कितने हो गए? 8. राइट, दिस वाज 2, 4, ये 8. ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब मैं अगर 4 कॉइन्स होंगे तो 16, 5 होंगे तो 32, 6 होंगे तो 64. ये कैसे आया? इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। लेट्स सपोज देयर आर n कॉइन्स, तो कितना होगा? 2n. क्यों 2n? क्यों? क्योंकि देखो ये n कॉइन्स है अपने पास, एक लाइन से रखे हुए हैं, तो फर्स्ट कॉइन के पास कितने ऑप्शंस होंगे? 2. सेकेंड कॉइन के पास 2, थर्ड कॉइन के पास 2, हेड टेल सबके पास 2, 2 2 2. एंड वी आर टॉसिंग ऑल द कॉइन्स. वी आर टॉसिंग ऑल द कॉइन्स. ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि वी आर टॉसिंग इधर कॉइन 1 और कॉइन 2 और कॉइन 2. नो, वी आर टॉसिंग कॉइन 1 एंड कॉइन 2 एंड कॉइन 3. तो टोटल आउटकम्स मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे एंड दैट विल बी 2n. गेटिंग? ये लिख लो जल्दी से एंड वो उस क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर. No, Sarvesh, you are close but not correct. अभी सही है सर्वेश, करेक्ट, गुड. राइट. नहीं 10 फैक्टोरियल क्यों होगा? ये नोट हो गया सबका? सर 1 मिनट. पहले ये नोट कर लो. नहीं 100 सही नहीं है. नो ईशान, यू आर क्लोज बट नॉट करेक्ट. विवेक, यू आर क्लोज बट नॉट करेक्ट. वही गलती कर रहे हो. विवेक अभी सही आंसर, गुड. निशान राइट. देखो अब यहाँ पे अब ऐसा सोचो ना कि देर आर 10 बल्ब्स इन अ रूम, तो अपने पास ऐसा समझो ना, ये 10 बल्ब्स हैं, तो हम जैसे ही रूम में जाएंगे तो अपने को 10 स्विचेस दिखाई देंगे. अब 10 स्विच दिखाई देंगे तो मैं सोचूंगा भाई इसको मैं ऑन करूं या ऑफ करूं.
मेरे पास 2 ऑप्शन, इसको ऑन करूं या ऑफ, ऑफ ही रहने दूं, 2 ऑप्शन, इसको ऑन करूं या ऑफ ही रहने दूं, वापस 2 ऑप्शन, इसके बाद इसके लिए भी 2 ऑप्शन और इसके लिए भी 2 ऑप्शन, तो टोटल हाउ मेनी वेज आर देयर, 2 raised to 10, दैट इज 1024। लेकिन अगर मैं इसको अगर एक बार सोचूं कि भाई केसेस कौन कौन से होने वाले हैं, ये जो 1024 केसेस है, मैं इसको अगर नोट डाउन करूं, तो इन केसेस में एक एक केस होगा ऑन 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 ऑन, सारे ऑन, एक केस होगा ऑन, एक ऑफ, बाकी सब ऑन। फिर ये ऑफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने केसेस बनाए, यही बनाया ना कि जब टेल आया फिर वो टेल को शिफ्ट करता गया, ऐसे इधर ऑफ को शिफ्ट करता जाऊंगा, ठीक है। फिर कुछ देर बाद 2 ऑफ वाले केसेस आ जाएंगे, बाकी सब ऑन, और ये 2 ऑफ शिफ्ट होते जाएंगे अलग अलग पोजीशन पे, ऐसा होता जाएगा, और एक फाइनली एक लास्ट ऑप्शन आएगा जिसमें सब ऑफ होंगे, है ना। तो ये जो टोटल केसेस हैं, ये सारे टोटल केसेस मिला करके कितने हैं, 1024। अपने को क्या बोला है कि इन हाउ मेनी वेज वी कैन लिट अप द रूम, वी कैन लिट अप द रूम इन ऑल दीज वेज एक्सेप्ट द लास्ट वन। लास्ट में तो ऑफ रहेगा ना, तो आंसर क्या आएगा, 1024 माइनस ये जो व्हेन ऑल आर ऑफ, तो 1023। गेटिंग? अरे बोलो, समझ आया क्या? ठीक है, लिख लो जल्दी से। So why did you take -1? बिकॉज ये जो 1024 केसेस हैं टोटल, उसमें एक केस ऐसा होगा जब सब ऑफ होंगे, जैसे यहाँ पे एक केस ऐसा था जिसमें सब टेल थे, यस। Yes, sir. तो एक केस होगा जब सब ऑफ होंगे, तो वो वाला केस मैंने सबट्रैक्ट कर दिया। अभिषेक, अभिषेक क्लियर है क्या? डाउट था तुम्हें? हाँ, हो गया। डन। Okay, write down the next question. How many, first part है, how many car number plates are possible ये अब फर्स्ट पार्ट लिखो, ऐसा लिखने के बाद फर्स्ट पार्ट, कंडीशन है इफ ईच plate contains 2 different letters of English alphabet followed by 4 different digits, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही बता देना, फाइनल आंसर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रशस्त करेक्ट, सही है। नो ईशान,
अनुष्का करेक्ट. नो संयम. फिर से पढ़ो क्वेश्चन. No Anushka, there is one mistake in that. ईशान करेक्ट. नो अरशद. नो अभिषेक बहुत छोटा है यार ये तो आंसर. नो हर्षल नॉट करेक्ट. नो हर्षद अगेन नॉट करेक्ट. देखो ध्यान से. ईच प्लेट कंटेन 2 डिफरेंट लेटर्स. मतलब 2 लेटर्स आएंगे यहाँ पे एंड फॉलोड बाय 4 डिफरेंट डिजिट्स. यहाँ पे डिजिट्स मतलब ये 2 लेटर्स हैं एंड ये डिजिट्स हैं. 4 letters of English alphabet, 2 letters of English alphabet. अच्छा टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं भाई? कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं ना. 26. और नंबर्स कितने होते हैं? टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं, है ना, 0 to 9. नाउ अब बोल रहा है 2 डिफरेंट लेटर्स. तो अगर इस पोजीशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? ए से लेके जेड मैं कोई भी यहाँ पे फिल कर सकता हूँ. आई हैव 26 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस. एंड एक बार एक लेटर यहाँ पे फिल हो गया, लेट्स सपोज डी, तो वो डी को मैं यहाँ फिल नहीं कर सकता. तो इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? अरे बोलो. 25. 25 करेक्ट. एंड अब इस यहाँ पे डिजिट्स आने तो इसके पास इस पोजीशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है डिजिट्स के? 10. 10. एंड एक बार एक डिजिट यहाँ पे फिल हो गया तो वो डिजिट अब यहाँ नहीं आ सकता. तो इसके पास कितने ऑप्शंस? 9. 9. और जो 2 डिजिट इधर और इधर आ गए वो दोनों डिजिट इधर नहीं आ सकते. तो इसके पास कितने ऑप्शन? 8. जो 3 डिजिट इधर आ गए वो इधर नहीं आ सकते तीनों. तो इसके पास कितने ऑप्शंस? 7. 7. एंड सिंस ये साइमल्टेनियस अकरेंस है ना, मतलब ये भी फिल करना है एंड ये भी एंड तो ये सब मल्टीप्लाई. सो दिस विल बी द आंसर. एंड डिफरेंट डिजिट्स हैं यहाँ पे ना, डिफरेंट डिजिट्स हैं इसलिए 10 into 9 into 8 into 7. अगर डिफरेंट नहीं होता तो क्या करते? 10 into 10 into 10 into 10 ऐसा कर देते. ठीक है चलो आगे देखिए. P4. हाँ वो ठीक है वो कर सकते हो खैर. ठीक है डन. इसी का ही सेकंड पार्ट लिखो. If each plate contains two different letters followed by a 4-digit number. 4-digit number. Ishan correct. No, Ishan not correct. Sanyam not correct. Ishan Gujran not correct. Prashast not correct. Sarvesh not correct. सर्वेश करेक्ट. नहीं सर्वेश यार उल्टा हो गया ये तो. ये सही है. हर्षद सही है का सही है. एंड हाँ हर्षद का ही सही है बस. और एक और.
हाँ प्रशस्त करेक्ट, सर्वेश करेक्ट, ठीक है ईशांत अभी सही है। देखो हाँ देखो चलो करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये है, इसके पास कितने ऑप्शन हैं 26। पहली बात क्या बोल रहा है ध्यान से देखना, 2 डिफरेंट लेटर्स बोल रहा है ना, तो इसके पास 25 डिफरेंट, नाउ फॉलोड बाय अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बनाना है अपने को, ठीक है क्या बनाना है 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर अगर मुझे बनाना है तो ये ना क्या है, ये एक 4 डिजिट नंबर होना चाहिए राइट, दिस मस्ट बी अ 4 डिजिट नंबर। नाउ दिस इनटू, इसके लिए कितने ऑप्शंस है अपने पास, यहाँ पे डिजिट आएगा ना, कितने ऑप्शंस है 9, क्यों 9 क्यों 0 काट करो। जीरो नहीं आ सकता यहाँ पे, बिकॉज अगर जीरो यहाँ आ गया तो वो 4 डिजिट नंबर बनेगा नहीं, वो 3 डिजिट नंबर बनेगा राइट, तो 9। अब इसके पास कितने ऑप्शंस है 10, 0 से 10 लेके 9 सब आ सकता है, क्योंकि ऐसा तो इसमें लिखा नहीं ना कि भाई डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। इसके पास भी 10, इसके पास भी 10, तो ये आ गया आंसर 26 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। ठीक है डन, क्लियर है क्या। ओके नेक्स्ट, if each plate contains 2 letters followed by a 4 digit number in which digits are not repeated, digits are not repeated, no हर्षल संयम राइट, सुदीप करेक्ट, ईशान जैन करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, गुड। हाँ सर्वेश सही है, नो सर्वेश सही नहीं है। अच्छा डू एनीवन हैव दिस पीएनसी मॉड्यूल पीडीएफ, है क्या। पीएनसी मॉड्यूल है किसी के पास अभी पीडीएफ। पीडीएफ नहीं है,
ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ईच प्लेट कंटेन 2 लेटर्स, तो यहाँ पे 2 लेटर्स आएंगे, कितना 26 इंटू 26, यहाँ पे डिफरेंट लेटर्स नहीं बोला तो सेम हो सकते हैं, 26 इंटू 26 फॉलोड बाय अ 4 डिजिट नंबर इन विच डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पे कितने आएंगे बताओ, 4 डिजिट नंबर बनाना है ना अपने को, तो यहाँ पे 9, 0 नहीं आ सकता, 9 0 नहीं आ सकता। अब इधर कितने आएंगे बोलो, अगेन 9, व्हाई, बिकॉज जैसे अगर लेट्स सपोज यहाँ 5 ऑक्यूपाई हो गया बट यहाँ 0 आ गया वापस, 5 को छोड़ के बाकी तो सब आ जाएंगे ना, 0 अब यहाँ आ सकता है, तो 9, देन here 8, then here 7, so this will be the answer. ठीक है, वो मैं बोल दूंगा, मैं आई आस्क गौतम सर टू सेंड द पीएनसी मॉड्यूल, देन उसमें से आई विल असाइन द होमवर्क। यहाँ पे पूरा बुकलेट है क्या, ये जो तुमने लिंक भेजा है? अच्छा ठीक है, ये है ना, ओके। इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 में यार काफी कुछ दे दिया इन्होंने बेसिक, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं अपने मॉड्यूल पे। सीधा ही एन फैक्टोरियल पी सी सब स्टार्ट कर दिया, बहुत कम एग्जांपल्स हैं बेसिक, इन चैप्टर एक्सरसाइज में भी नहीं है ज्यादा। फिनेशिया पे हैं सेपरेट एक्सरसाइज, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन प्रिंसिपल, ये सब का, तो अगर उसमें है तो वहां से कर लेना। बाकी एक बार मैं ये देख रहा हूँ एक्सरसाइज 1A में, एक्सरसाइज 1A से होमवर्क आप लिख लो, एक्सरसाइज 1A पीएनसी का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6
से लेके 10, then question 12, then 16, से लेकर के नहीं 16 ही करो, 17 नहीं होगा अभी, 17 नहीं, then 18, then 20, then 22, से 24, 25 भी हो जाएगा, 25, then 27, ठीक है इतना करो। और जो आज कराया है वो सारे क्वेश्चंस दोबारा से कर लेना, जो क्लास में हमने डिस्कस किया ना वो सारे क्वेश्चंस कर लेना दोबारा। बुकलेट पीडीएफ, फिर ये लिंक है, ये प्रशस्त ने भेजा है, आई विल सेंड इट। So, ये क्वेश्चंस करने से पहले रिवाइज ऑल द क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन द क्लास। हाँ, जो भी थ्योरी, जो सब कुछ दोबारा से पढ़ के फिर ये क्वेश्चंस करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हाँ विल टेक अप द डाउट्स इन ऑन जो भी मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में जो भी डाउट्स हैं, आई विल टेक अप दैट। कुछ टाइम करेंगे, पूरा 2 आवर्स वी वोंट स्पेंड इन द डाउट्स, थोड़ा टाइम वी विल take up the doubts and then we'll continue with this PNC. हाँ ईशान, sure I'll send. Matrices determinant 1A 1B 1C, 1A 1B and this window to JEE main होगा शायद, first 3 exercises. Okay then, bye, have a good day.